सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ों के कॉन्सेप्ट आएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। सो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इसे हम फॉरेक्स भी कहते हैं इन शॉर्ट में। तो ये क्या है, कन्वर्जन है। एक कंट्री की करेंसी जब दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट होती है, उसकी कन्वर्जन को ही हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, लेन देन करना ना, आपने दिया उसके बदले आपको कोई चीज़ मिली है। और फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे क्या हो गया, फॉरेन करेंसीज में डील करना। तो 2 करेंसीज होती है, एक आपकी डोमेस्टिक करेंसी होती है, दूसरी फॉरेन करेंसी होती है। तो जो नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर जो करेंसी आपके एक्सेप्टेबल होती है, लीगल टेंडर होती है, उसे हम डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। और नेशनल बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड जो करेंसी सर्कुलेशन में होती है उसे हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। तो जब डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होती है या एक्सचेंज होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, राइट। अब जैसे कि आप यूएस डॉलर को यूरो में स्वैप करते हैं, रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट, या फिर येन को यूरो में कर रहे हैं। तो किसी भी करेंसीज़ को जब आप एक्सचेंज करते हैं, स्वैप करते हैं, एक दूसरे से चेंज करते हैं, तो उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं रेट की। तो जिस रेट पे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट पे ये एक्सचेंज पॉसिबल होता है, जिस रेट पे ये कन्वर्जन होता है, उसी रेट को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब ये जो एक्सचेंज होगा, जो ये रेट डिटरमाइन हुआ है, वो एक्सचेंज, ये ट्रेडिंग, ये कहाँ पे होगी, एक मार्केट में होंगी। तो उस मार्केट को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो राइट, तो जो वो मार्केट जहाँ पे ये एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। और आपको एक बता दें कि आपने कभी देखा है, जैसे नॉर्मल मार्केट, जैसे आप देखते हो ना कि फ्रूट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, या ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे आपको कपड़े की शॉप मिलेंगी, ये यहाँ का मार्केट हो गया। तो कभी आपने देखा है कि ऐसे करेंसीज़ की डीलिंग के लिए कोई मार्केट हो गया कि जहाँ पे आपको डॉलर मिल रहा है, यूरो मिल रहा है, येन मिल रहा है, स्टर्लिंग मिल रही है? ऐसे कोई मार्केट तो होता नहीं है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, मींस जहाँ पे आपकी करेंसीज डील करेंगी, ट्रेडिंग होगी, उसी मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सा मार्केट होता है, ओटीसी मार्केट होता है, दैट इज़ ओवर द काउंटर मार्केट। अब ओवर द काउंटर मार्केट क्या होता है, जैसे बैंक, काउंटर पर डील करना, ओवर द काउंटर, तो काउंटर पर डील करना, तो दैट इज़ बैंक। तो बैंक में आप ये क्या करते हैं, ये डीलिंग को पूरा कंप्लीट करते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज एग्जैक्टली क्या हो गया, कौन सा मार्केट हो गया आपका, बैंक हो गई, ओवर द काउंटर। तो इसे बैंक का टर्म नहीं कहते, ओटीसी मार्केट कहते हैं। क्लियर है? तो 3 चीज़ें हो गई। फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्स करना, डोमेस्टिक टू फॉरेन, तो उसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जिस रेट पे इन दोनों को कन्वर्जन होता है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस जगह पे, जैसे ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी मार्केट, जिस मार्केट में ये एक्सचेंज पॉसिबल होता है, उसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो इसका मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, तो फॉरेन एक्सचेंज एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट करते हैं, मतलब फॉरेन में एक्सचेंज करते हैं। किसमें, फॉरेन करेंसीज में एक्सचेंज करते हैं। लाइक इंडियन रुपीज़ को हमको डॉलर में कन्वर्ट करना हुआ, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज, राइट। इसी तरीके से अगर डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना हुआ, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। तो एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज, इस पूरे प्रोसेस को। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को, या फॉरेन एक्सचेंज का ये जो चीज़ है, रेट है, वो कैसे उसको अफेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ साथ में मैं आपको और बता दूँ, कोटिंग। तो कोटिंग कैसे होती है, फॉरेन एक्सचेंज ये जो रेट होती है, उसकी कोटिंग होती है, डायरेक्ट कोट करते हैं या इनडायरेक्ट कोट करते हैं। तो 2 तरीके की कोटिंग होगी, एक होगी आपका डायरेक्ट कोट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट क्या हो गया, जब 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट कोट कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज़, तो ये कैसा क्या है, डायरेक्ट कोट हो गया। और इसको लिखते हैं रुपीज़ पर डॉलर इज इक्वल टू 73, राइट। अब इनडायरेक्ट कोट करना होगा तो कैसे होगा कि 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो मैं क्या कर दूंगी, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर। तो इस तरह की जब कोटिंग आएगी तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट करना, राइट। अब बैंक भी जब कोट करती है तो बिड रेट, आस्क रेट के थ्रू कोट करती है। फिलहाल हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सो फैक्टर्स में फर्स्ट लेते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से भी एक्सचेंज रेट आपका इफेक्टेड होता है। अब नॉर्मल सी चीज़ है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपकी
प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, गुड्स की जो प्राइसेस होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में मनी की जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, तो गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसेस राइज हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली जो मनी की वैल्यू है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, मतलब आपका जो कन्वर्जन है, दूसरी करेंसी में कन्वर्जन है, तो वो भी जब मनी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो आपकी जो करेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, दूसरी जो फॉरेन करेंसी है वो स्ट्रांग दिखेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज रेट अफेक्ट कर जाएगा। आप एक्सचेंज रेट को इस तरह की समझिएगा कि जैसे कि आपके पास गोल्ड कॉइन्स और मेरे पास सिल्वर कॉइन्स है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे गोल्ड कॉइन्स दे दीजिए, मेरे सिल्वर कॉइन्स ले लीजिए। तो कैसे आप ले लेंगे, आप कहेंगे ठीक है एक सिल्वर कॉइन दे दो, मैं आपको एक गोल्ड कॉइन दे देता हूँ। नहीं, आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कहेंगे मेरी गोल्ड कॉइन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, गोल्ड मतलब गोल्ड होता है और आपको तो सिल्वर है, तो ऐसे मैं कैसे एक्सचेंज कर लूँ। तो आप क्या कह रहे हैं, रेट फिक्स करते हैं, आपके 5 सिल्वर के बराबर मेरा एक गोल्ड कॉइन होगा। तो हमारा रेट क्या हो गया, 5:1। आप 5 सिल्वर देंगे तो हम क्या करेंगे, एक गोल्ड देंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो सिल्वर की कॉइन है वो उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज़ है रैदर देन गोल्ड स्ट्रांग हो गई। तो हम जब करेंसी आपकी वीक होगी तो आपको ज़्यादा पे कर देने पड़ेगा अपनी करेंसी को, तब आप जाके दूसरी की करेंसी पा पाएंगे। तो जैसे मैंने 5 सिल्वर दिया तो मुझे एक गोल्ड मिला। अगर यही मेरे पास स्ट्रांग करेंसी होती तो शायद मैं एक देती और एक के बदले मुझे मिल जाती गोल्ड। मेरी बात समझिएगा। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन का रेट क्या होता है, इक्वलिटी पे होता है, पैरिटी पे होता है। इक्वल रेट डिसाइड करते हैं, ना आपका लॉस हो ना मेरा लॉस हो, तभी हम दोनों रेडी होंगे। तो ये जो चीज़ें होंगी वही क्या कहलाता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इन्फ्लेशन की वजह से रेट इफेक्ट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रहेगा तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। जब वीक हो जाएगी तो रेट भी फ्लक्चुएट करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस। तो किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल कंडीशन होती है वो उसके रेट को बहुत अफेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि जो भी फिजिकल पॉलिसीज़ आती हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होती हैं। जैसे फिजिकल पॉलिसी टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल बनाती है, वहीं अगर मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात करें तो RBI फॉर्मुलेट करती है। पर ये सब चीज़ें जो ये पॉलिसीज़ बनती है वो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, कंट्री को देखते हुए होती है। तो जो गवर्नमेंट होती है उनसे ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस रहती हैं कि कभी कोई पॉलिसी ला रही है, कोई नया रूल ला रही है, FDI के लिए उन्होंने अपने बजट में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर्स दिखा दिए या लॉ बना दिया। तो उन सब चीज़ों से क्या होती है कि आपका एक्सचेंज रेट क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है जो इनस्टेबल है, बार बार चेंज हो रही है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, या गवर्नमेंट ऐसे ही कोई भी डिसीजन ले रही है, तो उस केस में क्या होता है कि उस कंट्री की करेंसीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर है वही स्टेबल नहीं है। वो कभी कुछ डिसीजन ले रहा है, कभी कुछ डिसीजन ले रहा है, या कभी किसी की गवर्नमेंट आ जा रही है, कभी किसी की गवर्नमेंट आ जा रही है। तो क्या होता है, पूरी पॉलिसी चेंज हो जाने लगती है, तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं आपकी। देन आ गया स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की वजह से एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है। अगर आप बात करें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की, तो वो कैसे स्टार्ट होता है कि जैसे सपोज करिए कि क्या करते हैं, किसी कंट्री की करेंसी को हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है। करेंसी की जो वैल्यू है किसी कंट्री की, उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, उस करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे। सप्लाई कैसे इंक्रीज़ होगी, हम उस करेंसी को सेल करना शुरू कर देंगे इंटरनेशनल मार्केट में। जब करेंसी को हम कंटिन्यूअस सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट में वो करेंसी अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई में जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। गुड्स की बात कर लो, जिस गुड्स की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। सो हम यहाँ पे स्पेकुलेशन में भी ऐसे करते हैं, जिसकी करेंसी की वैल्यू को फॉल करना होता है उस करेंसी को हम सेल करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। तो जब मार्केट में उसकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो प्राइस, उसकी वैल्यू जो है अपने आप डिक्रीज़ हो जाए, फॉल कर जाएगी, राइट। इसी तरीके से अगर किसी की इंक्रीज़ करनी है वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि इस करेंसी फ्यूचर में ये राइज करने वाली है, तो हम फटाफट उस करेंसी को परचेज़ करना शुरू कर देंगे। अब जब हम परचेज़ करेंगे तो डिमांड राइज होगी, जब डिमांड होगी तो उस करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, हम मार्केट को अपने हिसाब से स्पेकुलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम उसको सेल कर करके उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर दे रहे हैं तो वैल्यू डाउन हो जा रही है। हम ज़्यादा करेंसी फटाफट परचेज़ करके
पे स्टोर कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, डिमांड हम आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तो प्राइस क्या हो जा रही है, राइट हो जा रही है। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट हो जाता है। अब जिसका डिमांड होना शुरू हो जाएगा उसकी रेट भी अपने आप हाई होने लगेंगे। अचानक से ही मार्केट में सब कोई गोल्ड सिल्वर खरीदने लगे, गोल्ड कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगे हैं या गोल्ड की कॉइन्स बहुत है, तो इसको कैसे हम किसी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करें, तो गोल्ड को हम स्टोर करेंगे, हम सिल्वर में ट्रांजैक्शन करेंगे। तो हर कोई को ट्रांजैक्शन करने के लिए सिल्वर कॉइन चाहिए, तो अचानक क्या हो गया, सिल्वर की डिमांड बढ़ गई। अब किसी के पास सिल्वर नहीं है तो क्या कहेगा, भाई ऐसा है कि सामान खरीदने के लिए सिल्वर चाहिए, अब सिल्वर चाहिए तो सिल्वर अब कम हो जा रहा है क्योंकि डिमांड बहुत है इसकी, तो क्या होगा, अब सिल्वर स्ट्रॉन्ग करेंसी बन जाएगी। तो ये इस तरीके से स्पेकुलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, करेंसी के रेट जो एक्सचेंज रेट है उसको आपका इफेक्ट डालते हैं उस पर। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, BOP। तो देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उसके बेसिस पे भी हमारा रेट डिसाइड होता है। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है मतलब जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल आते हैं वहाँ पे पैरिटी आती है। तो जब पैरिटी आती है तो उसी के बेसिस पे अपना एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से भी थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो हमारा रेट भी फ्लैक्चुएट करना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी करेंसी में लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपकी करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। जब आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ को क्या करना है, आपको पेमेंट करना है आपकी करेंसी में, तो वो क्या करेंगे, आपकी करेंसी की डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे। जब आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होगी, एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वहीं पे अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दे रहे हैं तो कंडीशन दूसरी हो जाएगी, क्योंकि आपको अब पेमेंट करना पड़ेगा दूसरी करेंसी में, तो आपकी करेंसी थोड़ी वीक हो जाएगी। तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तो एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट होगा आपका। दूसरी बात है, नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी कंडीशंस। अब मॉनेटरी कंडीशंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्रेडिट पॉलिसीज़ आती हैं, जो भी क्रेडिट पॉलिसी हो गई या जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है वो RBI फॉर्मुलेट करती है। अब सपोज़ करिए कि RBI क्या करती है, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर दे रही है। बैंक रेट को इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा कि क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा कंट्रोल होगा। बैंक रेट क्या कर देगी, मान लीजिए बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगी, या फिर हम CRR की बात कर लेते हैं, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या कर देगी, बैंक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दे रही है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो मान लीजिए CRR इंक्रीज़ करेगी तो क्या हो जाएगा, बैंकों को कैश ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा RBI के पास। जब कैश ज़्यादा रिजर्व रख देंगे तो वो बाहर मनी की सप्लाई भी उनकी कम हो जाएगी, मतलब वो लोन भी कम प्रोवाइड करेंगे पब्लिक के पास, तो मनी की सप्लाई कम होगी। जब मनी की सप्लाई कम होगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होगी तो आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी, करेंसी स्ट्रांग होगी तो एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी मॉनेटरी कंडीशंस होती हैं, मतलब बैंक जो जिस हिसाब से अपना रेट डिसाइड कर रही होती है, जो उनकी क्रेडिट का सप्लाई है या क्रेडिट जो कंट्रोल की पॉलिसीज अप्लाई कर रही होती है, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट करता है। ओके, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ पे हमारा फैक्टर्स हो गया। तो अब हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट की। सो एक्सचेंज रेट क्या होता है, मतलब एक्सचेंज करने का रेट, राइट। फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, आप समझ रहे हैं, तो एक्सचेंज करने के रेट को ही एक्सचेंज रेट कहते हैं। इट मीन्स एक्सचेंज रेट वो प्राइस है, वो रेट है जिस रेट पे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज होती है या कन्वर्ट होती है। क्लियर है, मतलब कि अगर आपको अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट करना है तो जिस प्राइस पे ये कन्वर्जन पॉसिबल होगा ना, वो प्राइस या वो रेट ही क्या कहलाता है, एक्सचेंज रेट कहलाता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज रेट हमें ये बताता है कि आपको एक कंट्री की करेंसी पाने के लिए दूसरी कंट्री की करेंसी को कितना पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, जो पे ऑफ करना पड़ेगा वो उसका रेट डिटरमाइन कर देता है। ठीक है, अब ये चीज़ एक्सचेंज रेट आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या आप फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो आपको उनकी करेंसी में ही काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी कंट्री की करेंसी को उनकी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करें, और कन्वर्जन तभी पॉसिबल होगा जब वो रेट आपके सामने होगा। क्लियर है, और वो रेट क्या कहलाता है, एक्सचेंज रेट कहलाता है। सो बेसिकली ये जो एक्सचेंज रेट होता है ना, वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो पेयर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब जैसे
INR ऑब्लिक USD, है ना। इट मीन्स वॉट कि भाई आपको अगर एक INR पाना है तो आपको कितना डॉलर पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पे मेंशन होता है USD ऑब्लिक INR तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपको $1 पाना है तो आपको कितना INR मतलब इंडियन रुपीज़ में कितना पे करना पड़ेगा, तो आपको वो $1 मिल जाएगा। क्लियर है। इसी तरह USD ऑब्लिक यूरो, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये कोटिंग का तरीका है, और जो ये कोट किया जाता है ना, एक्सचेंज रेट जो कोट किया जाता है वो डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से दोनों तरह से कोट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, INR ऑब्लिक USD या USD ऑब्लिक INR। क्लियर है। अब ये जो रेट की बात होती है ना, ये रेट डिटरमाइन कहाँ पे होता है, ये फॉरेक्स में डिटरमाइन होता है। फॉरेक्स का मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो आपका है, वहाँ पर ये रेट डिटरमाइन होता है और जो 24/7 ऑपरेट करती रहती है। ठीक, अगर जैसे मैं अभी की बात करूँ तो अभी हमारी जो रेट चल रहा है, मतलब अगर मुझे $1 पाना है, $1 पाना है, तो उसके लिए मुझे अपनी इंडियन करेंसी में कितना रुपया पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी के रेट की बात करूँ तो 88.61 रुपीज़ अगर मैं पे करूँगी तो फिर $1 हमें मिलेगा। अगर यहीं पे अपोजिट कर दें, हम इस तरह से कर देते हैं कि भाई अगर मुझे इंडियन रुपीज़ का एक पाना है तो उसके लिए मुझे कितना $, देना पड़ेगा, तो 0.011 आप डालेंगे, पे करेंगे, तो जाके आपको एक इंडियन रुपीज़ मिलेगी। सो बेसिकली ये कोटिंग का तरीका हो गया। क्लियर है। और ये जो रेट है, जिसमें मैंने बोला 88.61, ये रेट है, इस रेट पे आपको डॉलर मिल जाएगा। आप इतना इंडियन रुपीज़ दीजिए और आपको $1 मिल जाएगा। क्लियर है। फॉरेन एक्सचेंज रेजिम क्या होता है, ये वो वे है जिसके हिसाब से अथॉरिटी क्या करती है, पूरी करेंसीज को या पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करती है। राइट। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि रेजिम मतलब शासन या वे ऑफ डूइंग, आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज ये कन्वर्जन किस बेसिस पे होता है, रेट के बेसिस पे होता है। तो कैसे हम रेट डिसाइड करते हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कैसे एक्सचेंज होगा आपका। तो 3 तरीके के रेट होते हैं बेसिकली। जैसे क्या क्या हो गया, एक तो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, दूसरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, और तीसरा पेड फ्लोट एक्सचेंज रेट होता है। तो ये 3 हमारे क्या हो गए, फॉरेन एक्सचेंज के रेट हो गए। अब हम एक एक करके समझते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या कहता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहता है कि ये जो रेट होता है करेंसी कन्वर्जन का, वो रेट कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्स डिसाइड करती है। मार्केट फोर्स मीन्स डिमांड और सप्लाई। तो करेंसीज की अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो करेंसी की वैल्यू भी स्ट्रांग होगी, करेंसी की वैल्यू भी स्ट्रांग होगी तो एक्सचेंज रेट भी उसी बेसिस पे डिसाइड होगा। मतलब आपकी करेंसी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हमारी करेंसी जैसे अभी मान लीजिए $1 = 73 है, तो 73 है, अगर मेरी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी तो $1 = 20 रुपीज़ देने पड़ जाएंगे। तो इसका ये क्या नोट करेगा कि अब हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग है कंपैरिजन टू प्रेजेंट सिनेरियो। अगर अब वहीं पे उल्टा कर देते हैं कि $1 = 0.50 रुपीज़, 0.50, तो 0.50 का मतलब हो गया 50 पैसे। $1 आपको अगर चाहिए तो आपको कितने पैसे देने होंगे, सिर्फ 50 पैसे। इसका मतलब क्या हो गया, आप डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, है ना। कन्वर्जन रेट डिसाइड कर देता है। तो ये कैसे होता है, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो जब हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, वो एक्सचेंज रेट किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, आपके मार्केट फोर्स पे, कि आपकी करेंसी की डिमांड कैसे चल रही है, सप्लाई कैसी है मार्केट में। तो उस हिसाब से हम आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड कर देंगे। तो इस रेट में क्या होता है, कोई भी इस रेट को फिक्स नहीं करने वाला है, कोई गवर्न नहीं करेगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही हो कि नहीं रेट इतना ही रहेगा, $1 = इतने ही रुपए चलेंगे चाहे जो भी हो जाए। इस तरह से कुछ भी नहीं होगा, कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्स के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा। तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज। हमेशा फ्लोट करते रहता है, वैरी करते रहेगा। जैसे आज 73 है, कल 72 हो जाए, फिर 71 हो जाए नेक्स्ट डे। तो क्या हो रहा है, ये जो रेट है, कन्वर्जन रेट है, वो फ्लोट कर रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, जैसे आपकी डिमांड एंड सप्लाई हो रही है मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे, तो उसे हम फ्लोट रेट कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ कैसे करती है। तो जैसे USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, ये लोग क्या करती हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रही हैं। इंडिया क्या करती है, मैनेज फ्लोट को करती है। मैनेज फ्लोट मतलब क्या हो जाता है कि फ्लोटिंग तो है, मतलब वैरी तो करेगा, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस फ्लोटिंग रेट को मैनेज कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से मेंटेन करें। तो मतलब कभी जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा वीक हो रही है करेंसी आपकी, तो वो क्या करना शुरू कर देती है, आपकी डिमांड रेज करना शुरू कर देती है, फॉरेन करेंसीज को परचेज कर, मतलब रुपीज़ को एक्सपोर्ट
इंक्रीज़ करेगी तो आपकी रुपीज़ की करेंसी मार्केट में डिमांड हो जाएगी पेमेंट करने के लिए, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना शुरू करेगी। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट कोशिश करती है रेट को मैनेज करने के लिए। तो इंडिया का जो होता है मैनेज फ्लोट है, फ्लोट करेगा, वेरी करेगा टाइम टू टाइम, पर कहीं ना कहीं इसको मैनेज किया जा रहा था इस रेट को। वही यूएसए ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है फ्री फ्लोटिंग है, मतलब कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्स पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रेजेंट क्या होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई करती है अपनी करेंसी वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए। कैसे, किस रेट से, जैसे कि मान लिया फॉरेन करेंसी है तो उस करेंसी के कन्वर्जन में जो हमारी कंट्री की करेंसी जाने वाली है उसका रेट कैसे डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड करेगा। अब गवर्नमेंट क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते कि ऐसा है कि उस फॉरेन करेंसी के बदले हमारी करेंसी की वैल्यू इतनी ही रहेगी। कोई मार्केट फोर्स नहीं, कोई डिमांड एंड सप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू वो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। इसको हम पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे करती है, पेग्ड के थ्रू हो जाती है कि जो बैंक है उसको फॉरेन करेंसीज का रिजर्व रख लेगी, गोल्ड रखती है, तो जो रखती है उसके बेसिस पे इसको फिक्स कर लेती है कि हमारे पास इतना है, और टाइम टू टाइम अगर वो फ्लैक्चुएट होने की कंडीशन में होती है तो उसको सेल कर देगी या डिमांड रेज कर लेगी। तो मतलब कंडीशन के हिसाब से गवर्नमेंट उसको कोशिश ये करती है कि वो फिक्स्ड ही रहे। अब इस तरह का सिस्टम कौन फॉलो करता है, जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गई, ये लोग फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करती हैं। थर्ड क्या हो गया हमारा, पेग्ड। तो पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, एक बैंड के वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। तो एग्जैक्टली ना तो ये फिक्स्ड है, एग्जैक्टली ना तो ये फ्लोट है। पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट इसमें क्या हो जाता है आपका कि यहाँ पे जो कंट्री है वो क्या कर देती है, एक बैंड के वैल्यू फिक्स कर लेती है और उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती रही। जैसे सपोज करिए कि हमारी कंट्री ने कह दिया कि हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा वो हमेशा 60 to 70 के बीच में फ्लोट करेगा। अब हमने क्या कर दिया, एक पैक डिसाइड कर दिया, तो हम फ्लोट तो है 60 to 70, कभी 61, कभी 62, कभी 62.23, कभी 70, कभी 69 पॉइंट समथिंग, तो फ्लोट तो कर रहा, पर एक बैंड है, इसी रेंज के बीच में करेगा। तो इसी को हम कहते हैं पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट कहते हैं कि यहाँ पे पैगिंग हो जाती है। ये एक्सचेंज कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट मेथड होता है कि पेग्ड फ्लोट में क्या कर देते हैं, पैगिंग अप, पैगिंग डाउन, कि जो आपका रेंज डिसाइड किया गया है उस रेंज में अगर वो आपका जो रेट है उस एक्सचेंज रेट से उस रेंज से ऊपर जा रहा है तो पैगिंग अप हो गया, उस जो रेंज आपका उससे नीचे चला गया आपका एक्सचेंज रेट तो पैगिंग डाउन हो गया। तो पैगिंग अप, पैगिंग डाउन, तो मेनली पैगिंग क्या हो गया आपका एक रेंज कि आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट इतनी बैंड के बीच में ही वैरी करेगा। अब उससे ऊपर अगर आपका रेट पहुंच गया कभी तो पैगिंग अप, उस रेट से नीचे आपकी करेंसी की वैल्यू चली गई तो पैगिंग डाउन। तो जो अगर फ्री फ्लोट हुआ तो ऐसा हो सकता है, पर पैगिंग में हमेशा ट्राई किया जाता है कि हर कीमत पे आपका इसी के बीच में रहे। तो उसी को मैनेज करती रहती हैं कंट्रीज़ अपना एक्सचेंज को सेल, मतलब आपकी करेंसीज़ को सेल करके या फिर परचेज़ करके, इस हिसाब से उसको मेंटेन करती रहती हैं। सो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक तरीके से हाइब्रिड हो गया, क्योंकि फिक्स्ड भी है। फिक्स क्यों है कि आपको पता है कि इस रेट से इस रेट के बीच में ही आपका करेगा। फ्लोट भी है क्योंकि टाइम टू टाइम इस रेट के इस रेंज के बीच में वो वेरी भी करता रहेगा। सो ये इन दोनों का हाइब्रिड होता है। तो ये पूरा हो गया हमारा तीनों टाइप एक्सचेंज रेट के, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि कैसे होता है। इसके अलावा इसकी थ्योरीज भी हैं जिनके बेसिस पे, जैसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स की किस बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है कि कैसे होगा। जैसे इसमें आ जाता है मिंट पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी से इक्विलिब्रियम कहते हैं, फिशर्स इफेक्ट थ्योरी कहते हैं। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो होती है वो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी थी। परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की जो पावर है उसमें इक्वलिटी लाना। मतलब मान लीजिए आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, तो अगर आप 5 सामान खरीदना है, मैंने डिसाइड कर दिया कि एप्पल फ्रूट्स लेना है आपको, एप्पल, ग्रेप्स और ये 5 फ्रूट्स मैंने डिसाइड कर दिए, और मैंने बोला कि आपकी कंट्री में ये फ्रूट्स कितनी करेंसी में मिल जाएंगे और वही फ्रूट्स मेरी कंट्री में कितनी करेंसी में मिल जाएंगे। तो परचेजिंग पावर, तो ये अब जितने में आपके में मिले जितने में मेरे यहाँ मिले वो इक्वल हो गया। तो मतलब इतना खरीदने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा। तो परचेजिंग, इसकी पावर, परचेस करने की पावर कितनी है उसमें इक्वलिटी लाना। तो ये जो है गस्टो कैसल ने दिया था 1920 में दिया था,
गस्ट कैसल है, और ये कहते हैं कि एक बास्केट में आप कितना खरीद सकते हो और हम कितना खरीद सकते हैं। जितना आप खरीदोगे जितना हम खरीदेंगे, और जो रेट होगा वही हमारी एक्सचेंज रेट डिसाइड कर देती है। दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। और ऐसे ये सारी थ्योरीज हैं, बट टाइम लिमिट की वजह से हम बाकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट ये आपका ओवरऑल है। एक्सचेंज कंट्रोल का मीन्स क्या होता है, देखिए नाम तो समझ में आ रहा है, एक्सचेंज कंट्रोल करना। अब एक्सचेंज से यहाँ मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज की बात। तो जब फॉरेन करेंसीज आपकी कंट्री में आना या डोमेस्टिक करेंसीज का फॉरेन में जाना, ये जो एक्सचेंज होता है ना कि डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन, ये जो पूरा एक्सचेंज प्रोसेस होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों इनको कंट्रोल करना। अब इनको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोलिंग पावर तो किसी सुप्रीम अथॉरिटी की होती है। सो बेसिकली कंट्री में जो सुप्रीम अथॉरिटी हो जाती है वो आपकी कौन हो जाती है? गवर्नमेंट हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी होती है। सो एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि वो सारी पॉलिसीज़ जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करती है या इंटरवेंस करती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल या फिर एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। सो बेसिकली एक्सचेंज कंट्रोल एक मेथड होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ना इंटरवेन करती है, मतलब हस्तक्षेप करती है उस पर, जिससे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो करेक्ट हो सके। मतलब जो भी एडवर्स इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ा है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा हो, उस चीज़ को क्या कर सके? करेक्ट कर सके। सो बेसिकली वो सारे मेथड जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, पूरी तरीके से करेक्ट पोजीशन को होल्ड कर सके। उन सबको हम क्या कहते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। किस चीज़ को? एक्सचेंज को कंट्रोल किया जा रहा है, करेक्ट। और जब हम बात बैलेंस ऑफ पेमेंट की करते हैं ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का आप ऐसे समझिएगा, अगर सिंपली हम बोलें तो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में आपकी कंट्री में कितना इनफ्लो हुआ है, बाहर की मनी का इनफ्लो कितना है और आपकी कंट्री से आउटफ्लो कितना हुआ है। तो जो आउटफ्लो और इनफ्लो है मनी का ना, उसको बैलेंस करना बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कह सकते हैं। तो अब इनफ्लो और आउटफ्लो मनी का आप समझ रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए? इक्वल पोजीशन को होल्ड करती हो। हमेशा बीओपी क्या कहा जाता है कि ज़ीरो होना चाहिए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो होने का मतलब कि हाँ भाई, आपका सारा ट्रांजैक्शन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे हम कहते हैं ना, वो प्रॉपरली चल रहा है, और जो पेमेंट है मतलब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मेनली दो कंपोनेंट यही जाते हैं आपके, करंट और कैपिटल अकाउंट, और फाइनेंशियल अकाउंट भी बेसिकली होता है। पर इन सब चीज़ों को मिला के जो चीज़ आ रही हो, इक्वल जब करो आप, तो वो ज़ीरो आता हो, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि आउटफ्लो और इनफ्लो जो मनी का है ना, वो इक्वल पोजीशन को होल्ड कर रहा हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसी पोजीशन को करेक्ट कर रही है, मतलब हो सकता है कि आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, हो सकता है इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है। तो जो भी ये सिचुएशन होती है ना, उसको क्या करती हैं ये लोग? बैलेंस करती हैं। तो उसको हम क्या कह देते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बेसिकली जिन भी मेथड के थ्रू ये सारी चीज़ें बैलेंस करी जा रही हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन किया जा रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके, उन्हीं को हम कहते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल। इज इट क्लियर? सो एक्सचेंज कंट्रोल जो होता है वो कंप्लीट या पार्शियल, किसी भी दोनों तरीके से हो सकता है। तो कंप्लीट या पार्शियल होने का मतलब क्या होता है? कंप्लीट या पार्शियल का मतलब होता है कि जब आपकी गवर्नमेंट पूरे एक्सचेंज मार्केट पे अपना फुल कंट्रोल लगा के बैठती है, मतलब एक्सचेंज मार्केट में कोई भी चीज़ बिना उनके कंट्रोल के नहीं जाएगी, तो हम उसको क्या कहते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल फुल है ना। वहीं पे पार्शियल क्या होता है कि जब गवर्नमेंट पार्शियली कंट्रोल कर रही होती है एक्सचेंज मार्केट को। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी कंट्रोल के मेजर्स हैं या जो भी कंट्रोल के मेथड है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी पॉलिसीज़ कुछ टाइप के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में लगेगी, सभी करेंसीज पे नहीं लगेगी। तो मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करेगी ना, वो पर्टिकुलरली कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करेगी। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या जो गवर्नमेंट मेथड अडॉप्ट किए जाएंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, वो पर्टिकुलरली कुछ ट्रांजैक्शंस पे, कुछ करेंसीज पे किए जाएंगे, ना कि सबके लिए किए जाते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है, तो अब हम कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि अगर आप चाइना से कर रहे हैं या म्यांमार से कर रहे हैं या फिर हम कह रहे हैं यूएस से कर रहे हैं, तो इस तरह की जब इन कंट्रीज से आप डीलिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ हैं या कुछ ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन या चीज़ें जो पॉलिसी में अडॉप्ट की, वो स्पेशली कुछ कंट्रीज़ के लिए की हैं। तो इसको हम कहते हैं कि पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल हो रहा है ना। कंट्रोल तो किया जा रहा है पर कुछ ही लोगों को किया जा रहा है, कुछ ही कंट्रीज़ को, कुछ ही ट्रांजेक्शन्स को, कुछ ही करेंसीज़ को किया जा रहा है। क्लियर है?
अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो एक्सचेंज कंट्रोल की डेफिनेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, क्रॉथर ने क्या कहा, तो क्रॉथर ने कहा कि व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इंटरवेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब जब गवर्नमेंट क्या करती है, हस्तक्षेप कर रही हो सीधे सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से, किस में, इंटरनेशनल पेमेंट में। मैंने कहा ना कि एक्चुअली पीओपी क्या होता है, आपका मनी का आउटफ्लो और इनफ्लो, इंटरनेशनली जो पेमेंट हो रही है वो आपको पेमेंट की जा रही है, पेमेंट रिसीव हो रही है, जो भी है, तो वो जो इंटरनेशनल पेमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें आप क्या करिए, गवर्नमेंट आपकी हस्तक्षेप कर रही है और वो पूरी अथॉरिटी लेती है परचेज और सेल करने की फॉरेन करेंसीज़ को। तो जब पूरी अथॉरिटीज़ उनके पास हो जाती है कि फॉरेन करेंसीज़ का सेल परचेज कैसे होगा, इंटरनेशनल पेमेंट्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको पूरा कंट्रोल कर रही होती है, उसको मैनेज कर रही होती है, तो हम उन चीज़ों को क्या कहते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल है, या बेसिकली एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल मतलब ही आपका क्या हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हो जाता है। क्लियर है? सो हार्बर ने क्या कहा था, हैबलर ने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल इज अ स्टेट रेगुलेशन एक्सक्लूडिंग द फ्री प्ले ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन का इम्पोज होना, किन चीज़ें, जो फ्री फ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, जो फ्री फ्लो है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो चीज़ें मेंटेन होती, जो चीज़ें होती, उस चीज़ को डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ना होने देना, बल्कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना, उनकी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना ही क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कहलाता है। वहीं पे एल्सवर्थ का क्या कहना था, उन्होंने कहा एक्सचेंज कंट्रोल मीन्स डीलिंग विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो डिफिकल्टीज होती है। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग इसका मीनिंग समझ लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाए। जैसे मैंने पहले भी समझाया, अभी फिर से कहती हूँ कि ये बेसिकली डिफरेंस होता है, जितनी भी मनी का फ्लो आपकी कंट्री में है और जितने भी मनी का फ्लो आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है, मतलब इन जितना हो रहा है या आउटफ्लो जितना हो रहा है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसके डिफरेंस को ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और जनरली ये डिफरेंस जीरो आना चाहिए, है ना। अगर ये जीरो नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। नेगेटिव है तो डेफिसिट हो जाता है, पॉजिटिव है बैलेंस में जब डिफरेंस निकालेंगे अगर वो पॉजिटिव है तो सरप्लस कहलाता है, नेगेटिव है तो उसको हम डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो वही वो कह रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज़ है, मतलब अगर डेफिसिट है तो ये जो डिफिकल्टीज़ है ना, इसको डील करना डिसरिगार्ड्स द मार्केट फोर्सेज मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो चीज़ें सेट होनी थी मार्केट में, वो चीज़ें उसके हिसाब से सेट ना होना, मतलब मार्केट फोर्सेज के हिसाब से सेट ना होना, उसको हटा देना। एंड सब्स्टिट्यूट फॉर देम द आर्बिट्री डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और इन सब की जगह गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट जो रूल सेटअप कर रही है, जो आर्बिट्रेट कर रही है, इंटरवेंस कर रही है, खुद को जो लगा रही है कि नहीं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, खुद आके जो पॉलिसीज फ्रेम कर दे रही है कि अब ऐसे होगा, तो उसी को हम कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। सो बेसिकली एक्सचेंज कंट्रोल सिंपल है, और उसमें क्या है कि गवर्नमेंट जब आती है, गवर्नमेंट आके पॉलिसीज़ फ्रेम करती है और मार्केट को कंट्रोल करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करती है, मनी को कंट्रोल करती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ लगाती है, मेथड अडॉप्ट करती है। तो इन सब को ही हम कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्सचेंज कंट्रोल क्यों किया जाता है। तो हमने वो समझ लिया है कि क्या होता है बेसिकली। तो करेक्शन ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है। गवर्नमेंट आती ही क्यों है, क्यों नहीं मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड हम करने दे रहे हैं। तो मार्केट फोर्सेस के वो हटा के जब गवर्नमेंट आके चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या ऐसी सिचुएशन में है, अनफेवरेबल हो, मतलब डेफिसिट जा रहा हो। तो एक सिंपल, अगर उसको बहुत सिंपली समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपकी कंट्री में इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपकी कंट्री से बाहर से सामान ज़्यादा आ रहा है, बाहर से सामान आप ज़्यादा खरीद रहे होंगे, तो आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, तो आपकी कंट्री से पैसा बार बार जा रहा है ना। और वहीं एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम होने का मतलब आपकी कंट्री से सामान बाहर जाए, आपसे लोग परचेज़ कर रहे हो, तो आपके यहाँ से सेल ज़्यादा नहीं हो रही है, आपकी कंट्री से सेल ज़्यादा नहीं हो रही है, सेल ज़्यादा नहीं हो रही है तो लोग आपकी कंट्री में पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगी, तो इनफ्लो कम हो रहा है, मनी का इनफ्लो कम हो रहा है। तो ये कैसी अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई ना, देना ज़्यादा है, मतलब आपके पास पैसा देना ज़्यादा पड़ रहा है पर आपके यहाँ पैसे आ कम रहे, तो ये तो अनफेवरेबल सिचुएशन हुई। तो एक्सचेंज कंट्रोल इसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है ना। सो ये जो होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिस्टोर करना, उसको करेक्ट पोजीशन में लाना, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना। मैंने कहा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंस है इनफ्लो और आउटफ्लो का, तो ये डिफरेंस हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना, मतलब इक्वल हो जाए दोनों, इस तरह के पॉइंट पे लाने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं ना, वो एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल इसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी कि बीओपी को आप सही जगह पे ला सके, उसको
फेवरेबल पोजीशन में ला सके, उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ला सके। और जहाँ ज़रूरी हो ना, जो देश के लिए, कंट्री के लिए ज़रूरी हो और लगता हो कि हाँ इस इम्पोर्ट से कंट्री का फ़ायदा होगा ना, सिर्फ वहीं पे इम्पोर्ट को परमिट किया जाए। क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्ट ना आपके BOP को ख़राब करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ख़राब करता है। तो इम्पोर्ट का ज़्यादा होना आपके लिए सही सिचुएशन नहीं रहती है, बल्कि इक्वल होना ठीक है, इम्पोर्ट भी हो रहा है एक्सपोर्ट भी हो रहा है ठीक है, पर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो उस तरह से चीज़ों को फेवरेबल पोजीशन में लाने के लिए गवर्नमेंट आती है, और गवर्नमेंट आती है तो वो मतलब गवर्नमेंट का आने का मतलब एक्सचेंज कंट्रोल का होना। टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आप लेके लिंक करेंगे तो आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना भी एक्सचेंज कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। कैसे ऑब्जेक्टिव है कि अगर ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा होगा, राइट, लोग बाहर से ज़्यादा सामान मंगा रहे होंगे, हम इम्पोर्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होंगे कि ठीक है बाहर से सामान खरीदिए, हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं और उनके यहाँ से सामान मंगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है, जो मैन्युफैक्चरर्स, वो ज़्यादा क्या होंगे, वो इनसिक्योर होंगे, क्योंकि उनके गुड्स को परचेज कौन करेगा। जब हम हर चीज़ के लिए बेटर टेक्नोलॉजी से बाहर से सामान मंगाएंगे तो जो आपके मैन्युफैक्चरर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे प्रमोट होंगी। तो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल का मेथड अडॉप्ट करती है, मतलब एक्सचेंज कंट्रोल करती है। मींस क्या, गवर्नमेंट आती है सामने अपनी पॉलिसीज़ के साथ, और उस पॉलिसीज़ के साथ आने का क्या मतलब हुआ कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बोलती है, नए ऑप्शन, नए एवेन्यूज़ ओपन करके देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो, हम एक्सपोर्ट करने के रास्ते बना रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपकी गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो अडॉप्ट करती है, जिनके थ्रू वो क्या करती है, जिनके थ्रू वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एक्सपोर्ट हो सके, है ना। और इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेगी। ज़्यादा इम्पोर्ट होगा तो फिर मैन्युफैक्चरर्स कहाँ से स्टेबल कर पाएंगे। वहीं हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छा ट्रांजेक्शन करें, अच्छा बिहेवियर करें, मतलब उनके साथ नई पॉलिसीज़ फ्रेम करें, गवर्नमेंट नई पॉलिसीज़ फ्रेम करे कंट्रीज़ के साथ, कि जिससे एक्सपोर्ट कर पाना ईजी हो सके, लोगों को हमारी कंट्री से परचेज कर पाने में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की या बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े, इतना ईजी हम उस चीज़ को कर सकें, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ से ट्रांजेक्शन कर पाना। तो हमारी कंट्रीज़ की मैन्युफैक्चरर्स को क्या होगा, हमारे कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन मिलेगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल की ज़रूरत है। और एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट आ गई बीच में, इंटरवेंट कर रही है, गवर्नमेंट बीच में आ रही है, पॉलिसीज़ लेके आ रही है और कंट्रोल कर रही है। मार्केट फोर्स के हिसाब से चीज़ें नहीं होने वाली। डिमांड किस कंट्री की है, डिमांड कौन सी कंट्री से सामान मंगाने की, वो सब नहीं, गवर्नमेंट आके उस सब चीज़ को फिक्स कर रही है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव ये होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अगर किसी भी कंट्री का एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएट करता है ना, तो उसका पूरा ट्रेड हैम्पर करता है, मतलब पूरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट में जाती है। अगर किसी भी कंट्री की जो करेंसी कन्वर्जन है ना वो बार बार फ्लैक्चुएट कर रही है, आज जैसे एग्जांपल लेते हैं $1 तो आज $1 50 है, वहीं कल $1 70 हो जाए, तो ये जो फ्लैक्चुएशन है, हाई रेंज का फ्लैक्चुएशन है ना, वो कंट्रीज़ के साथ ट्रांजैक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम करती है। क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ क्या सोचेंगी कि इस तरह की फ्लैक्चुएशंस पे, इस तरह का एक्सचेंज जो रेट फ्लैक्चुएट हो रहा है उससे उनके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। क्यों इफेक्ट करेगा, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है, कितना पेमेंट करना है, कितने का कॉस्ट पड़ रही है, सारी चीज़ें इस सब पे डिपेंड करती हैं। और जब कन्वर्ट होकर चीज़ें प्रॉफिटेबल नहीं दिखेंगी तो कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होगी। तो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के, स्टेबल बनाने के लिए, और ना उसके लिए ज़रूरी क्या है कि गवर्नमेंट आए। और एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट आती इसीलिए कि वो एक्सचेंज रेट को क्या कर सके, फिक्स कर सके, उसको, उसमें जो फ्लैक्चुएशंस उसको मिनिमाइज कर सके, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ईजिली हो सके, राइट। प्रिवेंट द कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल फ्लाइट को प्रिवेंट करना। अब कैपिटल फ्लाइट का मतलब समझिए, फ्लाइट होती है ना, टेक ओवर करती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है, आ रही है। इसी तरह कैपिटल, अगर कैपिटल आपकी कंट्री से ज़्यादा बाहर जा रहा, आउटफ्लो हो जा रहा है कैपिटल, पैसा जो आपकी कंट्री में, अब बट ऑब्वियसली बात है, पैसा जिसके पास ज़्यादा होगा, रिच तो वही होगा ना, तो जिस कंट्री में कैपिटल का इनफ्लो ज़्यादा होगा, पैसा जिस कंट्री में ज़्यादा आ रहा होगा, और जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे ना तो कंट्री में पैसा आएगा। तो जिस भी कंट्री के पास पैसा ज़्यादा आएगा, कैपिटल का इनफ्लो ज़्यादा होगा, वो कंट्री ज़्यादा अच्छी पोजीशन को होल्ड करेगी, बल्कि उस कंट्री के जिस कंट्री से कैपिटल जा रही हो, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा। और अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे ना, खरीदेंगे बाहर से ज़्यादा सामान ना, तो उस केस में आपका आउटफ्लो ज़्यादा होगा, कैपिटल का आउटफ्लो ज़्यादा होगा। तो प्रिवेंट कैपिटल फ्लाइट्स मतलब
अगर आपके कैपिटल का आउटफ्लो ज़्यादा है ना तो उसको प्रिवेंट करना भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। और वो कैसे कर पाएगी? एक्सचेंज कंट्रोल के थ्रू। तो गवर्नमेंट आती अपनी पॉलिसीज़ के साथ है इसीलिए कि वो जो कैपिटल का आउटफ्लो है ना उसको रोक सके, कंट्री में मनी के इनफ्लो को बढ़ा सके, मतलब कैपिटल के इनफ्लो को बढ़ा सके। तो व्हेन द डोमेस्टिक कैपिटल स्टार्ट्स फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक कैपिटल्स क्या हो रही हैं? कंट्री के बाहर जा रही हैं, मतलब आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो उस वक्त गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी नई पॉलिसीज़ के साथ आए, एक्सपोर्ट प्रोसीजर को चेक करे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करे और कैपिटल के इनफ्लो को ले आए। कैपिटल की फ्लाइट्स इस साइड ज़्यादा हो, मतलब आपकी कंट्री में हो, इनफ्लो हो कैपिटल का आपकी कंट्री में ज़्यादा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव रहा है एक्सचेंज कंट्रोल का। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव एक और है कि मेंटेन है ओवर वैल्यूड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो जब भी एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होता है अगर वो ओवर वैल्यूड है तो उसको मेंटेन करने का भी काम, मेंटेन करने के लिए भी एक्सचेंज कंट्रोल आता है। मतलब गवर्नमेंट आती है अपनी पॉलिसीज़ के साथ और उसको मेंटेन करती है। सो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल, ये जो होता है, ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है एक्सचेंज कंट्रोल का, जहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट फील्स दैट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ पर्टिकुलर लेवल, इट इंटरवेंस इन मेंटेनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज एट दैट लेवल। तो मतलब गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है कि एक्सचेंज रेट जो चल रहा है ना वो सही रेट नहीं चल रहा है, कंट्रीज़ की जो करेंसीज का कन्वर्जन का जो रेट फिक्स किया गया वो रेट सही नहीं है। अब वो रेट मार्केट फोर्सेस पे डिसाइड हो रहा होगा या किसी भी बेसिस पे हो रहा, पर वो रेट सही नहीं है। तो ऐसे में कंट्री में क्या करती है, गवर्नमेंट आती है और उस रेट ऑफ एक्सचेंज को फिक्स करते हैं, उस पर्टिकुलर लेवल पे लाने की कोशिश करती है ना। तो वो पॉलिसीज के साथ आके उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली एक फंड मेंटेन करती है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड, है ना। एक्सचेंज को इक्वल करने के लिए फंड तैयार किया जाता है, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे देखती है कि पर्टिकुलर करेंसी, जो भी करेंसी हो, उसका रेट बढ़ रहा है ना, वो ओवर वैल्यूड हो रही है, उसका रेट बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इस फंड में से क्या करती है, वो ओपन मार्केट में उसको सेल करना शुरू कर देती है। जब ज़्यादा, मतलब रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी सप्लाई अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा कर देंगे तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। अब बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ अगर कम होती है मार्केट में तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा लग जाती है। जो चीज़ नॉर्मल कॉस्ट की हो, अगर सपोज करिए एक पेन है और वो मार्केट में एक ही पेन है और उसके बायर 10 हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है उस एक पेन की जो प्राइस होगी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड हो गई। अगर वहीं पर उसकी सप्लाई हम ज़्यादा कर दें, एक पेन की जगह 10 बायर थे और हम 20 पेन कर दें, तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये हम 10 पेन कर दें तो बट ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइस क्या आ जाएगी, डिमिनिश आ जाएगी, मतलब वो अपने करेक्ट पोजीशन को होल्ड कर लेगी। तो इसी तरह यहाँ पे जैसे ही गवर्नमेंट देखती है कि पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी ओवर वैल्यू हो रही है, ज़्यादा जा रही है, तो वो अपने क्या करती है, उसको ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर देती है। इससे क्या हो जाता है कि सप्लाई बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो जो रेट होता है ना वो अपने आप नीचे आ जाता है, तो ओवर वैल्यूड से वो नॉर्मल रेट पे आ जाता है। तो ये सब क्या है, तरीका होता है। इसके लिए गवर्नमेंट आती है, मतलब गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, इंटरवेंस करती है। तो उसी को तो हम कहते हैं कि जब भी जिस भी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंस कर रही होती है उसी को हम कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल करना। कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, तो ये करने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ओवर वैल्यूड को आके कंट्रोल कर रही है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव हो गए। देखिए एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है वो हमने देख रखा था, जहाँ पे हमने बताया था कि गवर्नमेंट जो होती है जब एक्सचेंज रेट को, जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको खुद कंट्रोल करती है, मतलब वो इंटरवेन करती है, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रही होती है, स्टेप्स ले रही होती है, पॉलिसीज़ फ्रेम कर रही होती है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं एक्सचेंज मार्केट में, जो भी फ्लक्चुएशन हो उसको कंट्रोल किया जा सके। जब गवर्नमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करके उसको, उस मेजर्स को अप्लाई करके एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस को रोकती है तो हम उसे कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल लगाना, राइट। वहीं जब ये मार्केट फोर्सेस से होता है तो एक्सचेंज कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट आके उन चीज़ों को कंट्रोल करती है या गवर्नमेंट आके उन चीज़ों पे वर्क करती है तो हम उसे कहते थे एक्सचेंज कंट्रोल। तो अब ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और उस पॉलिसी से ही इस फ्लक्चुएशन को रोकेगी जिसे हम एक्सचेंज कंट्रोल कह रहे हैं। तो वो पॉलिसीज़, वो स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो उसी को यहाँ पे कहा जाता है एक्सचेंज कंट्रोल मैथड्स। तो किन मैथड्स के थ्रू, किन पॉलिसीज़ के थ्रू जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे हम उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्री होती है वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट कर सकती हैं। अगर हम बात करें कि मेथड्स कितने होते हैं तो प्रोफेसर पॉल इंजिंग ने अप्रॉक्स 41 मेथड्स को बताया था जो कि एक्सचेंज कंट्रोल के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ
कि अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एग्ज़ाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यूनिलैटरल मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल को एक्सप्लेन करिए, या समटाइम्स पूछेंगे कि डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, या सिंपली बोलेंगे एक्सचेंज कंट्रोल के मेथड्स को बताइए, राइट। तो यहाँ पे जो हम अभी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम सारे जो भी मेथड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उन सारे को एक्सप्लेन कर देंगे, एंड देन हम आपको बता देंगे कि इन्हीं मेथड्स में जितना हमने डिस्कस किया है वो कुछ मेथड्स यूनिलैटरल की कैटेगरी में जाते हैं और कुछ मेथड्स बायलैटरल की कैटेगरी में जाते हैं। सेम यही सारे मेथड्स को अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अप्रोच से लिखना होता तो यही कुछ मेथड डायरेक्ट कहलाए जाते हैं, यही कुछ मेथड इनडायरेक्ट कहलाए जाते हैं, तो वो उनको हम बाइफरकेट करके आपको दिखा देंगे। बस यहाँ पे ये है कि यूनिलैटरल या बायलैटरल, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या फिर सिंपली सारे मेथड्स, ये डिफरेंस क्या क्रिएट करते हैं। तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की प्रॉब्लम है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा कि एग्जाम में आया क्या है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यूनिलैटरल भी पता होना चाहिए, बायलैटरल भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट भी पता होना चाहिए। जैसा क्वेश्चन हो आप वैसे करिए, और अगर सीधा सीधा पूछा गया कि एक्सचेंज कंट्रोल के मेथड बताइए तो आपकी चॉइस पे आप यूनिलैटरल बायलैटरल करके लिख दीजिए, या आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। मैथड्स आपको यही लिखने होंगे जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और उनको बाइफरकेट करके हम दिखा देंगे। देखिए यूनिलैटरल, बायलैटरल या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिर्फ अप्रोच के बारे में है, ये बेसिस में बाइफरकेशन किया गया ना, कोई नया मेथड ला के नहीं डाला गया, सिर्फ अप्रोचेज हैं। मतलब जब एक कंट्री की गवर्नमेंट खुद ही अपने सारे रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उसे यूनिलैटरल कहते हैं, पर जब एक कंट्री से ज़्यादा 2-4 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स मिलके एक्सचेंज रेट में हो रही फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज अडॉप्ट करती है तो उसको हम बायलैटरल मेथड्स कह देते हैं। वहीं डायरेक्ट क्या हो गया, जब आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ऐसे या सेंट्रल बैंक ऐसे मेजर्स अप्लाई कर रही है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है, डायरेक्टली वो जो क्वांटिटीज़ है, वॉल्यूम है फॉरेन ट्रेड का, उस पर इम्पैक्ट दिखता है, तो उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। वहीं इनडायरेक्ट मेथड क्या हो जाता है कि जब हम ये इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं दिखता, ना ही हम उसको कंट्रोल कर रहे होते, बस हम उस डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि इस वक्त एक्सचेंज रेट इस तरह से हो, उसके लिए हम जो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। एक्चुअली वो कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ डायरेक्शंस मूव करते हैं, डिज़ायर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो सिर्फ ये अप्रोचेज है, मैथड्स वही रहने वाले हैं, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाइफरकेट करके आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे कितने मेथड्स होते हैं, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन भी दो तरीके से होते हैं। इंटरवेंशन मतलब ना हस्तक्षेप करना, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट आ गई बीच में, गवर्नमेंट अब पॉलिसीज़ ला रही है, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रही है और एक्सचेंज रेट को मेनटेन करने की कोशिश कर रही है, मैनेज करने की कोशिश कर रही है, ना मार्केट फोर्सेज मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन जब करते हैं तो वो दो तरीके से होते हैं, ये तो एक्सचेंज पेगिंग भी मेथड होता है और एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड, ये दोनों मेथड इंटरवेंशन के अंदर ही आता है और आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन भी एक मेथड है आपका, जिसके थ्रू आप एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं। एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट्स, मल्टीपल एक्सचेंज रेट, ब्लॉक्ड अकाउंट, ट्रांसफर मोरेटोरिया या मोरेटोरियम भी कहते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कंपनसेशन एग्रीमेंट, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट और टैरिफ ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट्स कोटाज। ये टोटल मेथड्स हैं, 10 मेथड्स हैं जिनके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन इसको हम बाइफरकेट करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवेंशन की। तो इंटरवेंशन क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, मतलब उनकी इंटरफेरेंस, उनका आना, जो एक्सचेंज मार्केट का वर्किंग थी, फ्री वर्किंग इन द सेंस कि जो मार्केट फोर्स के हिसाब से, उनकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो रेट चल रहा था, उसमें इंटरफेरेंस किसकी हो गई है, गवर्नमेंट की। जिसके वजह मतलब वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कंट्री की करेंसीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, उसको वो कंट्रोल करती हैं, उस अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू उसको मैनेज कर रही होती हैं। तो जब ये काम गवर्नमेंट करती है या उनकी कोई एजेंसी करती है तो उसे हम कहते हैं इंटरवेंशन, राइट। तो अब यहाँ पे एक्सचेंज पेगिंग भी एक मेथड है जिसके थ्रू ये इंटरवेंशन होता है। तो एक्सचेंज पेगिंग में क्या होता है, देखिए एक्सचेंज पेगिंग पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा डिटेल में चीज़ों को समझाया, पर फिर भी पूरा प्रोसीजर हम यहाँ एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करती है। तो वो क्या करती है, मार्केट रेट जो चल रहा था उससे अबव और उससे बिलो रेट फिक्स कर लेती है कि अब एक्सचेंज रेट इन्हीं रेट के बीच में वैरी करेगा। मार्केट रेट हो गया, एक मार्केट रेट से अबव हो गया, एक मार्केट रेट से बिलो हो गया। ये रेट्स क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्स कर लेती है, ठीक है। तो पेगिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व्स पेगिंग अप और पेगिंग डाउन द एक्सचेंज रेट, मतलब जो मार्केट रेट है उससे अप ऊपर का अबव रेट, और पेगिंग डाउन मतलब उससे बिलो का रेट। ये रेट क्या कर देती हैं, गवर्नमेंट आपकी फिक्स कर लेती हैं। तो जब आपका मार्केट रेट से हाइयर रेट फिक्स किया जाता है तो उसको हम कहते हैं पेगिंग अप। वहीं पे जब
उससे कम का रेट फिक्स किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेगिंग डाउन। तो जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगी पेगिंग अप पेगिंग डाउन के बीच में रहता है, और सिनेरियो के हिसाब से जिस तरह की ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको पेगिंग अप या पेगिंग डाउन करती है। तो अब पेगिंग अप का मतलब क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी। एक्चुअली जिसमें वर्क होता है उससे वजह क्या होती है, जो होम करेंसी है उसका ओवर वैल्यूएशन, वहीं पेगिंग डाउन क्या हो जाती है, अंडर वैल्यूएशन हो जाती है। तो पेगिंग अप ऑपरेशंस में होता क्या है कि जो फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मार्केट रेट से ज़्यादा का रेट चल रहा होता है, आपकी होम करेंसी ओवर वैल्यूड होती है, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है पब्लिक में वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो उसके लिए रेडी रहती है कि उनको पता है कि अब ये आपका ऊपर जा रहा है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो वो कन्वर्जन के लिए रेडी होती है कि होम करेंसी दीजिए और फॉरेन करेंसी वो सेल करेंगी। तो इस हिसाब से वो अपने रेट को मेंटेन कर रही होती है। वहीं जब पेगिंग डाउन होता है तो अंडर वैल्यूएशन होती है होम करेंसी की, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो होम करेंसी की डिमांड होती है वो पब्लिक में क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। होम करेंसी की डिमांड, वहाँ फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होती थी या होम करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन करेंसीज को परचेज करके होम करेंसी देने के लिए रेडी होती है। वहाँ पे वो सेल करके अपना कर रही होती है और यहाँ पे वो परचेज करके करती है। तो पेगिंग अप और पेगिंग डाउन के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है। अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट मेथड की, दैट इज़ व्हाट, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है एक फ़ंड क्रिएट किया गया है, और वो फंड क्या है, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन, एक्सचेंज को इक्वल करने के लिए, है ना, उसके लिए ही फंड क्रिएट किया गया। तो बेसिकली जो फंड होता है वो क्या करती है कि जो भी टेम्पररी फ्लैक्चुएशन हो रही है एक्सचेंज रेट में, उस फ्लैक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए फ़ंड यूज़ की जाती है, राइट। तो अगर मार्केट की सिचुएशन जो है ऐसी है कि मार्केट में फॉरेन करेंसीज़ का, मतलब आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसीज़ का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉरेन करेंसीज ज़्यादा आ रही हैं, तो इससे क्या होगा कि होम करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। भाई फॉरेन करेंसीज आपके मार्केट में आ रही है, आपने मान लीजिए बहुत एक्सपोर्ट किया तो फॉरेन करेंसीज का पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, तो जब आप फॉरेन करेंसीज का पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और आप अपनी कंट्री में उसको चलाने के लिए आपको होम करेंसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो जब फॉरेन करेंसीज का इन्फ्लो बढ़ेगा तो होम करेंसीज क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, एक्सचेंज रेट होम करेंसी का राइज हो, क्योंकि सबके सब होम करेंसी डिमांड करेंगे, है ना। सो द फंड स्टार्ट परचेजिंग द फॉरेन करेंसी, है ना। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसी इक्वलाइजेशन फंड के थ्रू क्या कर दिया जाता है, फॉरेन करेंसीज को परचेज करना शुरू किया जाता है, और जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उस एक्सचेंज रेट को उसको चेक किया जाता है। वहीं दूसरी साइड में अगर हम बात करें कि अगर फॉरेन करेंसीज का आउटफ्लो ज़्यादा है, आपकी कंट्री से फॉरेन करेंसी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक्सचेंज रेट जो होम करेंसी की होगी वो फॉल होगी। फॉरेन करेंसीज नहीं होगी तो कन्वर्जन कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो होम करेंसी की डिमांड भी बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि इस फंड के थ्रू फॉरेन करेंसीज को सेल किया जाता है, मतलब मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बनाई जाती है, जिससे कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अपवर्ड मूवमेंट या डाउन मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो इस फंड का यूज़ करती है, या तो सेल कर देती है फॉरेन करेंसीज को या फॉरेन करेंसीज को परचेज कर लेती है, जैसा भी सिनेरियो रहता है। अगर डाउनवर्ड है तो वो अपना स्टार्ट कर देती है होम करेंसीज को फॉरेन करेंसीज को सेल करना शुरू कर देती है। अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा देख रही होती है तो वो क्या कर देती है, उसको परचेज करना शुरू कर देती है फॉरेन करेंसीज को। इस हिसाब से वो कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन। तो ये एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन में गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे वो पॉलिसी और मेजर अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं, मतलब कंपल्सरी रिडक्शन लगाती हैं किस चीज़ पे, होम करेंसी की फ्लो पे, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो होम करेंसी का फ्लो है ना, उसको वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, इस रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ के थ्रू उसको रेस्ट्रिक्ट करती है, उसको रोकती है ना, रिड्यूस कर देती है। तो ये जो एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब इसको रिड्यूस करने के लिए, होम करेंसी के फ्लो को रोकने के लिए वो क्या करती है, 3 तरीके के मेथड अडॉप्ट करती है। बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस जो लगाती है गवर्नमेंट, वो 3 तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज मार्केट में आपकी होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। वो 3 तरीके कौन कौन से, एक गवर्नमेंट क्या कर देती है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होगी वो सब सेंट्रलाइज कर देगी, मतलब या तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होगी, गवर्नमेंट खुद करेगी, या जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आपकी कंट्री में आरबीआई है तो हमारी कंट्री के आरबीआई, तो सेंट्रल बैंक या तो गवर्नमेंट खुद या तो सेंट्रल बैंक के थ्रू ही सारे फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन्स या फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होगी। या फिर वो क्या कर देती है, रेस्ट्रिक्शन जो लगाती है वो क्या कर देती है कि जो भी लोकल करेंसीज़ हैं, मतलब लोकल करेंसीज़ फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज़ में जो कन्वर्ट करने के लिए आते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास फॉरेन करेंसी और होम करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन ना मिले। तो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, अगर गवर्नमेंट परमिट करेगी तो ही आप अपनी फॉरेन करेंसीज को लोकल करेंसी में एक्सचेंज कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए प्रोहिबिटेड रहेगा।
ठीक है। थर्ड रेस्ट्रिक्शन वो क्या लगा देती हैं कि गवर्नमेंट में ऑर्डर ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टू बी मेड थ्रू इट्स एजेंसी, कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स इनकी एजेंसीज़ के थ्रू होंगे। जो भी सेल हो रही हो, जो भी परचेज हो रही हो फॉरेन करेंसीज़ का, वो फॉरेन करेंसीज़ का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हो वो सिर्फ एजेंसी के थ्रू होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू होगी, उनके सेंट्रल बैंक के थ्रू होगी। ठीक है, तो वो ट्रेडिंग को कंट्रोल कर देती है, मतलब ट्रेडिंग भी उनके थ्रू ही होगा, चैनलाइज हो जाएगा। लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी का जो कन्वर्जन है उसको प्रिवेंट कर देती हैं, या फॉरेन एक्सचेंज के सारे ट्रांजेक्शन्स को वो अपने हैंड में ले लेती हैं कि मतलब उनकी एजेंसीज के थ्रू ही होगा। तो इस तरह से वो रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट मेथड है एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट। अब देखिए, एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होगा जहाँ पे एक्सचेंज को क्लियर किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि दो गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे एक अब कंट्री की जो अपनी गवर्नमेंट है वो खुद ही से सब काम नहीं करने वाली, यहाँ पे दो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होगी, दूसरी कंट्री की भी जो गवर्नमेंट रहेगी तो वो क्या करती है, दोनों गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, जहाँ पे ये कहते हैं कि जब एक्सपोर्टर्स को वो पेमेंट करेंगे जब उन्हें उनके इम्पोर्टर से पेमेंट रिसीव हो जाएगा, मतलब इम्पोर्टर का पेमेंट लेके एक्सपोर्टर को पेमेंट हो जाएगा, राइट। सो होता कैसे है एक्चुअली, ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रांजेक्शन एक्चुअली कंप्लीट कैसे किया जाता है क्लियरिंग एग्रीमेंट में। तो होता क्या है कि इम्पोर्टर क्या करता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स इन फॉरेन करेंसी पे इन होम करेंसी टू देयर सेंट्रल बैंक। तो मतलब सपोज करिए कि आप इंडिया में हैं और आप अगर इंडिया में एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप इंडिया कंट्री में हैं और आप एक्सपोर्टर है, वहीं पे सामने वाला जो पर्सन है वो क्या है, वो यूएस का है और वो इम्पोर्टर है, ठीक है, वो आपकी कंट्री से सामान मंगा रहा है, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में वो बिजनेसमैन और आप एक बिजनेसमैन हो गए, ठीक है। तो एक्सपोर्टर जो आपकी कंट्री का, हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, उसको पेमेंट रिसीव होने वाली है। कहाँ से पेमेंट रिसीव होगी, जब इम्पोर्टर पेमेंट करेगा, मतलब यूएस का जो बिजनेसमैन है जब उनको पेमेंट करेगा तब वो जाके इनको पेमेंट रिसीव होगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो इम्पोर्टर होता है ना वो पेमेंट कहाँ देगा, वो हमको नहीं भेजेगा, इंडिया के बिजनेसमैन को नहीं भेजेगा, आपको पेमेंट नहीं भेजेगा, बल्कि वो यूएस की ही अपनी जो सेंट्रल बैंक होगी वहाँ पे जितना भी पेमेंट आपको करना था वो उसी अपने ही बैंक में डिपॉजिट कर देगा। तो वो अपनी जो डॉलर है उसे अपनी ही बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे कि इतना पैसा इंडिया के एक्सपोर्टर को भेजना था, राइट। सिमिलरली जो आप एक्सपोर्टर है ना, आपको फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव नहीं होने वाला क्योंकि अब तो वो अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब वो डॉलर आपके पास नहीं आएगा। आपके पास पहले आता, पेमेंट रिसीव होता, फिर आप उस डॉलर को अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट कराते। तो अब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, बल्कि आपको आपका पैसा कहाँ से मिल जाएगा, आपकी सेंट्रल बैंक से, आपकी बैंक से मिल जाएगा, आपको आपकी करेंसी, होम करेंसी में पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्टर को जो भी गुड उसने एक्सपोर्ट किया है उसके बदले फॉरेन करेंसी रिसीव नहीं होगी, बल्कि उसको होम करेंसी रिसीव होगी, वो भी किससे होगी, अपनी कंट्री के बैंक से, सेंट्रल बैंक से हो जाएगी। इसी तरह इम्पोर्टर को क्या करना होगा, इम्पोर्टर को पेमेंट करना होगा हमारी कंट्री की करेंसी में जाके पेमेंट नहीं करना होगा, बल्कि वो अपनी कंट्री में अपनी ही करेंसी में पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है, एक्सपोर्टर अपना पेमेंट अपनी बैंक अपने यहाँ से रिसीव कर लेगा और इम्पोर्टर पेमेंट अपनी बैंक को कर देगा। सो दस द इंडिविजुअल इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर नीड नॉट टू क्लियर देयर अकाउंट्स इन फॉरेन करेंसीज। तो आप दोनों के बीच में, मतलब जो इम्पोर्टर और जो एक्सपोर्टर बिजनेसमैन थे उनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना ही उनको कोई फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन कराना पड़ा और ना ही आपको कराना पड़ा, तो कहीं भी कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, राइट। और सेंट्रल बैंक के पास क्या हो गया, उनके पास आपकी प्रॉपर होम करेंसीज रही, मतलब यूएस वालों के लिए यूएस की होम करेंसीज रही, आपकी कंट्री के लिए आपकी होम करेंसीज रही, और उसी के थ्रू चीज़ें क्लियर कर दी गई। मतलब ये जो ट्रांसफ़र करना था एक कंट्री से दूसरा कंट्री में पैसे जाने थे वो बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया इस क्लियरिंग एग्रीमेंट में। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो भी क्लेम या काउंटर क्लेम, मतलब मान लीजिए एक सब चेंज करने में कुछ भी पैसे इधर उधर होते क्योंकि रेट फ्लैक्चुएट हो रही होती है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर कुछ होता है तो जो भी डिफरेंस आता है उसे एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब बुक एंट्रीज के थ्रू इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, और कोई डिफरेंस अगर आता है, कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट रहती है तो उसको सेटल किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या कन्वर्टेबल करेंसी। जो भी ट्रेडिंग पार्टी में यूएस की गवर्नमेंट और आपकी इंडिया की गवर्नमेंट जो भी एक्सेप्ट कर रही होंगी, जो भी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही होंगी, गोल्ड में करना होगा, कन्वर्टेबल करेंसी में करना होगा, जिसमें भी वो कर रही होंगी वो डिफरेंस अमाउंट उसमें वो लोग पे करके कंप्लीट कर लेंगे। सो बेसिकली आपको कोई भी क्लियरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आपकी कंट्री में क्या हो जाएगा, सिर्फ एंट्रीज के थ्रू सेट ऑफ हो जाएगा, क्लियर कर दिया। जैसे सेटलमेंट होता है, क्लियरिंग हाउस होती है, आरबीआई अलग अलग बैंकों के क्लियरिंग हाउसेज में काम करते हैं ना, सेम ये एग्रीमेंट काम करता है। यहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में बात हो रही होती है, तो इनका पेमेंट उनका पेमेंट अपने आप क्लियर कर दिया जाता है। कोई डिफरेंस होता है तो उसको सेटल कर लेते हैं जो भी पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो भी कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ के बीच में ये बात हो रही है वो गवर्नमेंट्स अपना डिसाइड करते हैं, उसी के में पेमेंट हो जाता है। इस तरह का जो क्लियरिंग एग्रीमेंट होता है, बेसिकली ना पैसा गया ना पैसा आया,
इस तरह का जो क्लियरिंग एग्रीमेंट होता है ना, वो उन कंट्रीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जिनके पास बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है या रिजर्व होता ही नहीं है। उन कंट्रीज़ के लिए ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है। वो बहुत ईजी मेथड हो जाता है कि ना तो आपको फॉरेन करेंसीज में पेमेंट करना है, ना ही आपको फॉरेन करेंसीज रिसीव होंगी, आपका नेट सेटल हो जाएगा। वहाँ पे कन्वर्जन करके क्लियर कर दिया जाएगा। आप अपनी बैंक में पेमेंट रिसीव ले लीजिए, वो अपनी बैंक में ले लेंगे। डिफरेंस अगर कोई क्रिएट होता है तो उसको गवर्नमेंट्स मिलकर डिसाइड कर लेगी कैसे पेमेंट करना है। तो पैसा एक हैवी आना जाना जो है वो नहीं होता, सेटल कर लिया जाता है, नेट कर लिया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट। सो नेक्स्ट है मल्टीपल एक्सचेंज रेट। तो मल्टीपल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट क्या करती है कि एक सिंगल एक्सचेंज रेट की जगह पे वो कई एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है। मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स टाइम पीरियड के लिए अलग अलग एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एक्सचेंज रेट। तो ये जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो इसलिए की जाती है कि जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा सकें अपना, और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट को रिड्यूस करें। मतलब एक्सचेंज रिजर्व बढ़े। एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो, और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे। तो बट ऑब्वियसली बात है, उन गुड्स पे अगर अलग अलग एक्सचेंज रेट लगे, सपोज करिए वही गुड्स अगर इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस वक्त एक्सचेंज रेट उसकी जो पॉलिसी होगी वो चेंज होगी, वो रेट अलग होगा। वहीं अगर सेम गुड्स को हम कहीं पे इंपोर्ट कर रहे होंगे या एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो उसके लिए अलग होगा। तो दोनों चीज़ों के लिए अलग रहेगा। हर गुड्स के लिए अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग एक्सचेंज रेट रहेगा। एक्सपोर्ट के लिए अलग, इंपोर्ट के लिए अलग, कंट्रीज़ वाइज भी रेट अलग अलग होते हैं। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एक्सचेंज रेट। तो ये जो होता है जर्मनी के थ्रू फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था मल्टीपल एक्सचेंज रेट को। और बेसिकली बट ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट अपने रिजर्व को बढ़ाने के लिए उन गुड्स पे कम रेट रखेगी जो गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने होंगे। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि रेट कम रहेगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा अच्छे से। वहीं जो इम्पोर्ट्स जिन चीज़ों पे करना है, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए उनका रेट ज़्यादा कर देगी। तो इस हिसाब से एक्सचेंज और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को रिड्यूस या इंक्रीज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ब्लॉक्ड अकाउंट जो मेथड है, जैसे नाम क्लियर कर रहा है, अकाउंट को ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, रोक देना, है ना। तो ये जो मेथड होता है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी उनकी कंट्रीज़ में फॉरेनर्स होते हैं ना, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि वो फंड ट्रांसफ़र नहीं करेंगे अपनी होम करेंसी में। सपोज़ करिए हमारी कंट्री में जो फॉरेनर्स हैं सब, या हमने यूएस के फॉरेनर्स को बोल दिया कि अब आप डॉलर को क्या करेंगे, डॉलर अपने यहाँ का जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी जिससे भी आपके पास इनकम है, आप पैसे अपनी करेंसी में नहीं भेजेंगे। मतलब डॉलर में आप नहीं करेंगे, वहाँ पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं फॉरेनर्स को। सो यहाँ पे करती क्या है कंट्रीज़, कैसे करती हैं कि जो क्रेडिटर कंट्रीज़ होती हैं वो उनके अकाउंट्स को डेटर कंट्रीज़ क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। मतलब ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है किसके थ्रू, डेटर कंट्रीज़ के थ्रू। और वो क्रेडिटर कंट्रीज़ के जो भी फॉरेनर्स होते हैं उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती हैं, राइट। तो यहाँ पे फॉरेनर्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है कि वो अपने डिपॉजिट्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को या अपने कोई भी एसेट्स को वो क्या कर सकें, दूसरी जिस भी कंट्री के हैं वहाँ पे उनकी होम करेंसी में उसको ट्रांसफ़र कर सकें, उसको कन्वर्ट कर सकें। उनकी करेंसीज़ में वो कन्वर्ट उसको नहीं करा सकते हैं, right? So when the policy is adopted, the central bank deposits assets of foreign nationals in their accounts, but they are not allowed to convert these credit balance into their home currency for some period. कुछ टाइम पीरियड के लिए रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स उसको क्लियर तो कर लेती है, क्रेडिट तो कर लेती है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके उनकी होम करेंसीज में भेजती नहीं है। उसके कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जनरली ये जो मेथड होता है ना, वो बहुत फ्रूटफुल मेथड नहीं होता है। इससे जो इमेज होती है कंट्री की, जो भी कंट्री ये ब्लॉक्ड अकाउंट का मेथड अडॉप्ट करती है, स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है, उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जनरली ये यूज़फुल मेथड नहीं होता है, पर ब्लॉक्ड अकाउंट भी एक तरीका होता है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट मेथड आता है ट्रांसफ़र मोरेटोरियम। ट्रांसफ़र मोरेटोरियम में क्या होता है, इसमें पेमेंट फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स और द इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल आर नॉट मेड इमिडिएटली। देखिए मोरेटोरियम मतलब होल्ड ऑन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी इंपोर्ट्स किया गया है गुड्स का, उसका पेमेंट आपको करना होगा। आपने गुड्स मंगाया है तो आपको पेमेंट करना है, या कोई फॉरेन कैपिटल आपने ली थी उसका इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट आप इमीडिएटली नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए जो कि फिक्स्ड होगा उतने टाइम पीरियड के लिए उसको रोक देंगे, सस्पेंड कर देंगे। इसी को बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड, राइट। उतने टाइम पीरियड तक आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मैथड के थ्रू जो है कंट्रीज टेम्पोरेरली क्या करती है, अपनी पेमेंट्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेती हैं। सपोज करिए कि आपको पेमेंट करना है, तो आपको पता है कि 2 महीना 3 महीना का प्रॉब्लम हमारे सामने ज़्यादा है, तो आप 2 या 3 महीने के लिए पेमेंट को होल्ड करवा देते हैं। उस टाइम में आप पेमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। तो इसे कहते हैं ट्रांसफ़र मोरेटोरियम, राइट।
नेक्स्ट आता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखिए स्टैंड स्टिल अभी भी रुका हुआ है, तो ऐसा जो ये एग्रीमेंट होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि दो कंट्रीज़ क्या करती हैं, जो भी कैपिटल मूवमेंट्स है ना, मतलब जो फॉरेन करेंसीज़ का ये जो मूवमेंट्स है वो बिल्कुल भी रोक देती हैं, अनचेंज रहता है, मतलब जो भी रहता है वो चीज़ें उसी पे स्टे हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटर कंट्री इज अलाउड टू रिपे हर लोन इन इंस्टॉलमेंट्स और द शॉर्ट टर्म लोन इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म। तो जो डेटर कंट्रीज होती हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि अपने जितने भी आपने फॉरेन कैपिटल ले रखा है उसको आप इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए, या अगर शॉर्ट टर्म लोन था तो उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। सो बेसिकली कुछ टाइम के लिए इसको स्टैंड्स पे रख दिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट्स कैपिटल की दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं होती, जो है वो अनचेंज रहती है, मतलब रिमेन्स अनचेंज रहती है। और ये मेथड भी जर्मनी के थ्रू अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, और जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था 1929 में, तब ये मेथड उनके थ्रू अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेशन एग्रीमेंट। देखिए कंपनसेट कर देना, सो बेसिकली इट जस्ट लाइक अ बार्टर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में बार्टर एग्रीमेंट हो जाता है। कैसे होता है ये समझिएगा कि जो एक्सपोर्टर है, मान लीजिए द एक्सपोर्टर इन अ कंट्री इज पेड बाय द importing country in terms of certain goods or agreed basis, right? No payment is made in foreign exchange, the problem of foreign exchange does not arise। तो जो कंट्री के एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ है ना उसमें पेमेंट करते हैं, मतलब कैश का पेमेंट नहीं होगा बल्कि गुड्स पे एग्रीड होंगे। जैसे होगा ना कि आपने एक्सपोर्ट किया, आपकी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया, आपके बिजनेस में एक्सपोर्ट किया गया, तो आपको कोई चीज़ चाहिए भी तो होगी, आपने भेजी एक्सपोर्ट किया तो इसका मतलब आपने भेजी है अपने गुड्स को, लेकिन कोई गुड्स ऐसे भी होंगे जो आपको चाहिए होंगे, इंपोर्ट करने होंगे, तो आप सेम कंट्री से सेम चीज़ों को आप इंपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना दोनों चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो बार्टर, अब जो भी गुड्स होगा वो आप उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उन दोनों बिजनेसमैन के बीच में एग्रीड टर्म्स पे होगा कि भाई यही गुड्स के बदले ये गुड्स आएंगे, जस्ट लाइक बार्टर, है ना। तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो दो कंट्रीज़ के बीच में होगा बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस होगा कि जितने ही वैल्यू ऑफ या वर्थ के गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उतने ही वैल्यू या वर्थ के गुड्स को इंपोर्ट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल इक्वलाइज होंगे, बैलेंस्ड होंगे, राइट। करेंसीज़ का कोई वो रोल यहाँ पे प्ले नहीं होगा, कोई एक्सचेंज करेंसीज़ में नहीं होगा। तो द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन देम रिमेन स्टेबल एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन इन टू कंट्रीज। तो रेट भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई ज़्यादा बढ़ या घट तो रहा ही नहीं है, वो सेम गुड्स हैं, उसमें हम इक्वलाइजेशन कर रहे हैं, जितने का गुड्स दिया है उतने का गुड्स मंगा भी रहे हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल इक्वल रहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल इक्वल रहेगा, है ना। एक्सचेंज रेट पे भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी, इसको बोलते हैं कंपनसेशन एग्रीमेंट, है ना। एक और मैथड आता है आपका चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। बेसिकली चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट को आप ऐसे समझिएगा कि इंटरेस्ट रेट को राइज करना, बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करके ना फॉरेन एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब यहाँ उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि उसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर लिया गया या जैसे बाकी मेथड्स में अडॉप्ट किया गया, यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी, है ना। इनडायरेक्टली उस एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट डाला जाता है। तो होता कैसे है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी कंट्री का बैंक रेट या बैंक इंटरेस्ट रेट या मार्केट रेट जो होता है वो इंक्रीज़ कर देती है। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है, अब आप नॉर्मली समझिए अगर आप गवर्नमेंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर दे कि सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करना चाहोगे क्योंकि आपको हायर इंटरेस्ट रेट रिसीव होने वाला है, राइट। तो यही सेम चीज़ अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होती है तो फॉरेन करेंसीज के साथ भी होती है। इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो आपकी इन फॉरेन करेंसीज़ है ना वो अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर फॉरेन करेंसीज़ को यहाँ इन्वेस्ट किया गया, यहाँ पैसा डाला गया तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जनरली ऐसा नहीं होता है क्योंकि IRP थ्योरी यही कहती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी यही कहती है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ है ना उसके बीच में इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वो देखते हुए एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है। पर अगर इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन होता है कि मतलब किसी कंट्री में बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे लोन सस्ते में मिल रहा है, तो आर्बिट्रेटर इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। आर्बिट्रेटर अच्छा पैसा कमा लेते हैं, वो जहाँ पे कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा होता है वहाँ से पैसा रेज करते हैं, और जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा डिपॉजिट पैसे पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होता है वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इस तरह से वो काम कर रहे होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन से काम किया जाता है, तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के जो फॉरेन करेंसीज है उनको अट्रैक्ट करती है ना। और इससे क्या होगा, जो
आपकी होम करेंसी वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो अपना पैसा आप अपनी कंट्री में लगाएंगे, अपने ही बैंक में रखेंगे, क्योंकि आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट रिसीव हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस को कहीं ना कहीं मैनेज कर ले जाते हैं। तो इंक्रीज द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना, इससे क्या हो जाता है, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व इंक्रीज हो जाता है। जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी करेंसी हमारे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जो फॉरेन करेंसीज चाह रही होंगी, ऐसा फॉरेन कंट्रीज़ अपनी करेंसीज़ को यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही होंगी, तो वो हमारी करेंसीज़ में कन्वर्ट करेंगी, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसीज़ का जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक्सटर्नल वैल्यू जो होती है डोमेस्टिक करेंसी की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और एक्सचेंज रेट कहीं ना कहीं फेवरेबल कंडीशन में आ जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट जैसा चाह रही थी कि उसकी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करे, वो हो जाता है। तो उसके लिए मतलब डायरेक्टली नहीं किया उसने, बल्कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैंक के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस ला के वहाँ पे उसको इंक्रीज़ करके पूरे इम्पैक्ट को फ्लैक्चुएट कर दिया। अब यहाँ पे सेविंग का है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लोन का है तो इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया। मतलब जैसे भी इंटरेस्ट रेट को फ्लैक्चुएट करके इन चीज़ों को इम्पैक्ट में लाया जाता है, और आर्बिट्रेटर इसमें रोल प्ले करते हैं, और ऐसा ना हो इसी के लिए आईआरपी थ्योरी कहती है कि इस इंटरेस्ट रेट में पैरिटी होनी चाहिए, राइट। एक और लास्ट मेथड हमारा है टैरिफ ड्यूटीज़ एंड इंपोर्ट कोटास। तो यहाँ पे ये जो है इनडायरेक्ट मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है बेसिकली। ये इसमें क्या कहते हैं, टैरिफ्स लगाया जाता है, इंपोर्ट कोटास वगैरह सेट कर देते हैं कि इतने तक का इंपोर्ट होगा, है ना, वॉल्यूम ट्रेड वॉल्यूम्स को सेट कर दिया जाता है, इंपोर्ट होगा तो कितना होगा, किस रेट का होगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अडॉप्ट करी जाती हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ अगर लगाई जाती हैं तो इससे इंपोर्ट रिड्यूस होगा। हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो कोई भी सामान बाहर से मंगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएंगी। जैसे कोई भी सामान अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं, अपनी कंट्री में नहीं बना रहे, या तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स नहीं है कि हम उस सामान को खुद बना सकें, या हमको ये लग रहा है कि अगर हम इसको अपने यहाँ बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, बल्कि हम मंगा लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, दूसरी कंट्री से खरीद लेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, और फिर हम अच्छा प्रॉफिट ऐड करके अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरह की इंपोर्ट को रोकना चाहती है, क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट होगा तो आपके बीओपी में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी पेमेंट प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या करती है, ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। अब इससे क्या हो गया, आप सस्ते में मंगा तो रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी कि आपने सामान मंगाया है बाहर से, कि आप उसका भी प्राइस उसका भी कॉस्ट आप कहाँ रिकवर करोगे, मतलब उसको कहाँ से रिकवर करोगे, इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही रिकवर करोगे, तो अल्टीमेटली प्राइस आपकी हाई हो जाती है। तो आप क्या कहोगे कि हम बना ही ले, बेटर है इंपोर्ट ना ही कराएं, या इंपोर्ट कराएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए भी क्या कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हाई कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट को रिड्यूस करना हो तो एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना होगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाती हैं, है ना। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ या कोटास को लगा के फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रेंड है ना, उसको फेवरेबल कंडीशन में लगाया जाता है। जो भी कंट्री है, जो कंट्रोलिंग कंट्री है, वो जो इंपोर्ट्स वगैरह ड्यूटीज़ इम्पोज कर रही है, वो बेसिकली क्या चाह रही है कि इस तरह की वॉल्यूम रेस्ट्रिक्शंस में कोटा लगा के या टैरिफ ड्यूटीज़ को बढ़ा के वो क्या करे कि इंपोर्ट को कंट्रोल कर ले, और जो एक्सचेंज रेट है ना उसको अपनी साइड कर ले। तो ये भी एक तरीका होता है एक्सचेंज को कंट्रोल करने का, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अडॉप्ट किया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, जो मैंने आपसे पहले कहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें होती हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन मेथड्स को यूनिलैटरल और बायलैटरल मेथड में भी बाइफरकेट किया जाता है। यूनिलैटरल का मेथड का क्या मतलब हो गया कि जब कंट्री यूनिलैटरली मतलब खुद ही से सारा मेथड लगा रही है और रेट को फ्लैक्चुएट होने से रोक रही है, कंट्रोल कर रही है ना, वो किसी और गवर्नमेंट की हेल्प नहीं लेगी, उनसे कंसल्ट नहीं करेगी, किसी और गवर्नमेंट या किसी कंट्री से बात नहीं कर रही है, वो खुद की कंट्री में सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रही है, सारी पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है और रेट को कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह का मेथड क्या होता है, इंटरवेंशन हो गया, एक्सचेंज पैगिंग, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, मल्टीपल एक्सचेंज रेट, ब्लॉक्ड अकाउंट, टैरिफ ड्यूटीज एंड इंपोर्ट्स, ये सारे मेथड्स क्या हो जाते हैं आपके, ये सारे यूनिलैटरल मेथड के तरीके हो गए। मतलब इन सारे मेथड में आपकी गवर्नमेंट आपकी कंट्री में सारी चीज़ें लगा रही है, कर रही है, और उसके बेसिस पे वो पूरे एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर रही है, राइट। और वहीं पे जब हम बायलैटरल देखते हैं, मतलब दो कंट्रीज़ या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मिल के एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रही हैं, उसकी फ्लक्चुएशंस को रोक रही हैं, तो उसमें क्या आता है, एक एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट्स हो गया, ट्रांसफर मोरेटोरियम हो गया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया, कंपनसेशन एग्रीमेंट हो गया। ये सारे वो एग्रीमेंट्स हैं जिनके थ्रू मतलब ये लोग एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते हैं, पर यहाँ पे एक गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकते, उनको दूसरी गवर्नमेंट से भी बात करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये लोग मिलके कंट्रोल करते हैं। तो यूनिलैटरल और बायलैटरल पूछा जाएगा तो आप उन्हीं पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन को इस तरह से लिखेंगे, ये पॉइंट्स आपको बायलैटरल में लिखने होंगे, बाकी पॉइंट्स आपको यूनिलैटरल में लिखने होंगे। अगर यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से आपको करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट मेथड का सिंपल मतलब हो गया
कि सेंट्रल बैंक जो है आपकी, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी, मतलब आरबीआई है, ये ऐसे मेथड ये चीज़ें अडॉप्ट कर रही है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें भी कौन कौन से आगे, इसमें इंटरवेंशन, एक्सचेंज पेगिंग, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन, एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट, ब्लॉक्ड एग्रीमेंट, ट्रांसफर मोटिव, स्टैंड स्टिल, कंपनसेशन एग्रीमेंट, मल्टीपल एक्सचेंज, ये सारे वो मेथड हैं जिनके थ्रू सीधा इम्पैक्ट दिखेगा कि हाँ एक्सचेंज रेट कंट्रोल हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे इम्पैक्ट की बात हो गई। तो ये सारे मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। वहीं इनडायरेक्ट मेथड क्या कहलाते हैं, तो ये एक्सचेंज रेट को कंट्रोल नहीं करते बेसिकली, बल्कि उनको अपनी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। हम जिस तरह से चाह रहे हैं वो हमें इनडायरेक्टली इसको इम्पैक्ट करेंगे, इनडायरेक्टली हम ऐसी चीज़ें करेंगे कि हम जो चाह रहे हैं एक्सचेंज रेट में वैसा हो जाए। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो एक होता है इंटरेस्ट रेट में चेंज करके, टैरिफ ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट कोटास करके, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके लिखना है, आप वैसे लिख दीजिएगा। यूनिलैटरल बायलैटरल लिखना है, वैसे लिख दीजिएगा। दोनों तरीके से लगा सकते हैं। एग्जाम में अगर यूनिलैटरल पूछेगा तब तो आप वो मेथड अडॉप्ट करिएगा, अदरवाइज आप ऐसे कर दीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।